नमस्कार दोस्तों हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के 1 से लेकर 40 तक इससे पहली वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 40 से लेकर 80 तक डिस्कस करेंगे। जैसे कि भाई अगर आप यूपीवीटी से पॉलिटेक्निक यानी अपना डिप्लोमा कर रहे हैं तो भाई आपको पता है यूपीवीटी के ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं। तो भाई आपके पास अगर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड सब्जेक्ट है तो हम इस सीरीज में इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। टोटल हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के 120 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने इस पूरे सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली वीडियो में हमने 1 से लेकर 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे जो मैं पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम भाई 40 से लेकर 80 तक हम क्वेश्चन देखेंगे कि 40 से लेकर 80 तक क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम 80 से लेके 120 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए यार इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अ थ्रेड डेजिग्नेशन इज गिवन एज SQ20x5 व्हाट डज दैट इंडिकेट। एक धागा पदनाम SQ20x5 के रूप में दिया गया है, यह क्या दर्शाता है ये बताना है। देखो आपको एक डेजिग्नेशन दी गई है, आपको एक कोड दिया गया है, एक भाषा में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ SQ20x5। अब आपका इसका मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो भाई जो इसका मतलब होता है वो होता है अ स्क्वायर थ्रेड ऑफ पिच 5 mm एंड 20 mm इज नॉमिनल डायमीटर। आपसे देखो एस से क्या है, इसका एस दिया है तो एस इंडिकेट करता है कि ये एक कैसा थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है जिसकी पिच कितनी है, पिच है जिसकी 5 mm और नॉमिनल डायमीटर है 20 mm। तो ये याद रखना है, हिंदी में पिच 5 mm और 20 मिलीमीटर का एक वर्गाकार धागा नाममात्र व्यास है। ये इसका मतलब होता है, इस कोड का मतलब इस डेजिग्नेशन का मतलब होता है। भाई ये क्वेश्चन आपको अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन सब चीज़ों को, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 से लेकर 40 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर उन वीडियो को देख लोगे उस वीडियो को तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी और बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और भाई मैंने यहाँ पर हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अलग से लिखी भी है, ठीक है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है या मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में नहीं आती है तो जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी है वो आप पढ़ सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन मैंने बुक की भाषा से लिखी है, ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड to prevent rotation of a bolt while screwing nut on or off it। निम्नलिखित में से कौन सी विधि बोल्ट को नट पर बंद स्क्रू करते समय, बंद या मतलब खोलते समय घुमाने से रोकने की विधि क्या है, आपको ये बताना है। बाय कीपिंग अ स्क्वायर नेक, बाय प्रोवाइडिंग अ स्नेक, बाय कीपिंग लॉक नट। आप हिंदी में भी इन ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं। आपसे ये पूछा गया है बोल्ट के नट पर जो आप स्क्रू घुमाते हैं वो एक टाइम पर जाकर बंद हो जाता है, घूमना बंद कर देता है, रुक जाता है, तो उस विधि को क्या बोला जाता है। तो भाई उस विधि को बोला जाता है बाय कीपिंग अ लॉक नट, ठीक है। यहाँ पर भाई हिंदी में इसका ऑप्शन ये गलत है, ठीक है, तो आप इसे इंग्लिश में देखें कि लॉक नट को कीप करके, कीपिंग मतलब लॉक नट को बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। विच वोल्ट इज कॉमनली यूज इन द बियरिंग फॉर शाफ्ट। आपसे ये पूछा गया है आपका विच कौन सा बोल्ट यूज किया जाता है बियरिंग में शाफ्ट के लिए। शाफ्ट के लिए आमतौर पर किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है शाफ्ट के बियरिंग में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बियरिंग, शाफ्ट की बियरिंग में आमतौर पर किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है। तो भाई वो किया जाता है आपका स्क्वायर हेडेड बोल्ट का, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हेडेड बोल्ट आपका राइट हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन भाई जरूर बनेंगे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच बोल्ट इज कॉमनली यूज्ड इन बिग एंड्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड एसेंट्रीज। आपसे ये पूछा गया है
कनेक्टिंग रॉड्स में या जो आपकी एसेंट्रिक्स होती हैं कि बड़े सिरों में आमतौर पर किस बोल्ट का यूज किया जाता है। आपने देखा है आपकी जो कनेक्टिंग रॉड होती हैं, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, आपका जो यहाँ पर ये बोल्ट यूज किए जाते हैं फॉर कनेक्टिंग, तो आपसे पूछा गया कौन से बोल्ट यूज किए जाते हैं, तो भाई वो किए जाते हैं चीज हेडेड बोल्ट होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, चीज हेडेड बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक्सप्लेनेशन को भी आप पढ़ सकते हैं। इस बोल्ट का उपयोग तब किया जाता है जब बोल्ट हेड को समायोजित करने के लिए स्थान तुलनात्मक रूप से सीमित होता है, जहां इसे पकड़ने के लिए स्पैनर के उपयोग से बचना होता है। ये आमतौर पर कनेक्टिंग रॉड्स आदि के बड़े सिरों में उपयोग किया जाता है। हमारा भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोल्ट इज यूज्ड इन मशीन टूल टेबल्स इन विच टी स्लॉट्स आर कट टू एकोमोडेट द टी हेड्स। आपसे ये पूछा गया है, आप इस क्वेश्चन को हिंदी में भी देख सकते हैं। मशीन टूल टेबल में किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है। जो आपकी मशीन टूल टेबल होती है भाई, ठीक है, मशीन टूल टेबल में किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है जिसमें टी स्लॉट्स को टी हेड्स से समायोजित करने के लिए काटा जाता है। तो भाई उसका यूज किया जाता है टी हेडेड बोल्ट का। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द volt which is used where the head of the volt must not project above the surface of connected piece is। जिस बोल्ट का उपयोग किया जाता है जहां बोल्ट का सिर जुड़े हुए टुकड़ों की सतह से ऊपर नहीं होना चाहिए, कौन सा बोल्ट होता है वो आपको बताना है। तो भाई वो आपका जो बोल्ट होता है वो होता है काउंटर संक हेडेड बोल्ट। ऑप्शन डी काउंटर संक हेडेड बोल्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर काउंटर संक हेडेड बोल्ट का उपयोग किया जाता है जहाँ बोल्ट का सिर जुड़े हुए टुकड़ों की सतह से ऊपर नहीं होना चाहिए। बोल्ट के इस रूप को उपयोग किया जाता है, इसे एक स्नग या नेक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के साथ प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बोल्ट विच इज यूज्ड व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रिल अ होल इन द पीस एडजॉइनिंग द बोल्ट हेड इज। जिस बोल्ट का उपयोग तब किया जाता है जब बोल्ट हेड से सटे टुकड़े में छेद करना संभव नहीं होता है, तो वो कौन सा बोल्ट होता है ये आपको बताना है। तो भाई वो होता है आपका हुक बोल्ट। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यह बोल्ट केवल एक टुकड़ों में छेद से होकर गुजरता है, ठीक है, एक आपका टुकड़े हैं उनमें छेद कर दो उससे होकर गुजरता है, जबकि दूसरे टुकड़े के हुक के आकार के बोल्ट सिर से पकड़ लिया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब बोल्ट सिर से सटे टुकड़े में एक छेद ड्रिल करना संभव हो। चौकोर गर्दन बोल्ट को घुमाने से रोकता है। भाई ये थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज लिखी है मैंने, तो थोड़ा सा इसको आपको अजीब सी लग रही होगी यार, पता नहीं क्या लिखा है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ नहीं रहा हूँ, अपने आप से एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोल्ट विच हैज अ सर्कुलर रिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एज इट्स हेड विच कैन बी कन्वीनियंटली हेल्ड टू प्रिवेंट इट्स रोटेशन इज। वह बोल्ट जिसके सिर के रूप में आयताकार क्रॉस सेक्शन का एक गोलाकार वलय होता है, जिसे इसके घूमने में रोकने के लिए आसानी से रखा जा सकता है। बताइए कौन सा बोल्ट होता है वो आपका, भाई वो होता है आपका आई बोल्ट। नेक्स्ट है, विच बोल्ट इज यूज्ड एज अप्लायंस फॉर लिफ्टिंग हैवी मशीन्स। भाई आप जो आपके अप्लायंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके भारी वजन को उठाते हैं, उनमें बोल्ट कौन सा यूज किए जाते हैं ये बताना है। तो उसमें किए जाते हैं लिफ्टिंग आई बोल्ट, ठीक है, आपका नेत्र गोलक उठाना, मतलब भाई ये ऑप्शन हिंदी में गलत है यार, तो आप इंग्लिश में ही देखो, लिफ्टिंग आई बोल्ट यूज किए जाते हैं। भारी मशीनों को उठाने के लिए उपकरण के रूप में किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है, तो कौन सा है भाई आपका हुक आई बोल्ट। आपने भाई देखा होगा, आपने हुक आई बोल्ट देखा भी होगा, ठीक है, जो क्रेन्स वगैरह में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बोल्ट इज मेनली यूज्ड इन मैरिन शाफ्ट कपलिंग। समुद्री शाफ्ट कपलिंग में, जो भाई आपकी समुद्री शाफ्ट कपलिंग होती है, मुख्य रूप से किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है, तो उसमें किया जाता है हेडलेस पतला बोल्ट या हेडलेस टेपर्ड बोल्ट।
ऑप्शन ए आपका भाई यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोल्ट इज यूज एज स्क्रू दैट इज व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू अकोमोडेट द नट। स्क्रू के रूप में किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है जब नट को समायोजित करना संभव नहीं होता है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो भाई जो आपका सही है वो है टेप बोल्ट और कैप स्क्रू, इन दोनों का आप यूज कर सकते हैं। आपका ऑप्शन बी भाई यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोल्ट विच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिलेंड्रिकल शैंक थ्रेडेड एट बोथ एंड इज कॉल्ड। भाई आपका इस तरह से बोल्ट है और यहाँ पर पूरे पर इस तरह से थ्रेड कटी हुई है सिलेंड्रिकल, तो आपको बताना है ये कौन सा बोल्ट है। तो भाई ये है आपका स्टड बोल्ट, या आप इसको स्टड भी बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बोल्ट इज ऑफन मेड यूज ऑफ इन ग्लैंड एंड स्टफिंग बॉक्स अरेंजमेंट इन बॉयलर माउंटिंग सच एज स्टॉप वॉल्व, फीड चेक वॉल्व एसेट्रा। बोल्ट का उपयोग अक्सर बॉयलर माउंटिंग जैसे स्टॉप वॉल्व, फीड चेक वॉल्व आदि में ग्रंथि और स्टफिंग बॉक्स में व्यवस्था में किया जाता है। भाई मैं देखो आप ये बॉयलर माउंटिंग्स जो होते हैं, स्टॉप वॉल्व, फीड चेक वॉल्व, ये आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ोगे। आपका फ्लूइड मशीन्स वगैरह में आप इन सभी को पढ़ोगे, माउंटिंग्स क्या होती हैं, एसेसरीज क्या होती हैं। लेकिन अभी आप इतना समझो कि जो आपके स्टॉप वॉल्व हैं, फीड चेक वॉल्व हैं, जिनमें बोल्ट यूज किया जाता है, कौन सा बोल्ट यूज किया जाता है, तो भाई वो आपका यूज किया जाता है टी हेडेड बोल्ट। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फेलियर विल अकर व्हेन रिवेट आर सिमिलर देन नेसेसरी। आपसे ये पूछा गया है भाई रिवेट्स आवश्यकता से छोटे होने पर किस प्रकार की विफलता होगी। देखो आपकी रिवेट्स हैं जिनका जितना उनका आकार होना चाहिए उस आकार से अगर वो कम आकार की बना दी जाएं तो क्या होगा, तो रिवेट क्या होगी भाई, सीयर हो जाएगी, कर्तन हो जाएगा रिवेट के अंदर। ठीक है, आपकी जो रिवेट की क्या हो जाएगी, कतरन हो जाएगी। ठीक है, कर्तन बोलते हैं हम इसको हिंदी में, सीयरिंग ऑफ रिवेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेसेसरी डायमीटर फॉर थिकनेस ऑफ प्लेट। आपका देखो एक डायमीटर है डी, उसकी थिकनेस है टी। ठीक है, आपको क्या बताना है कि आपका इनमें दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो भाई इन दोनों में जो रिलेशन होगा वो होगा डी डिस्टेंस आपका डायमीटर इक्वल टू थिकनेस अंडर रूट में इंटू 6, या जैसे इन्होंने ये अपोजिट लिखा है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 6 इंटू रूट टी। तो आपके दोनों ही सही है, ये रिलेशन होता है भाई। ठीक है, डायमीटर और थिकनेस के बीच में। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ फलरिंग टूल इज अबाउट द, फिर भाई आपकी खाली जगह एज डेट ऑफ द प्लेट। आपसे ये पूछा गया है जो फुलरिंग टूल की मोटाई प्लेटों की मोटाई के बराबर होती है, तो बताइए इसमें डबल होती है, सेम होती है, हाफ होती है, 1/3 होती है। तो भाई जो आपकी फलरिंग टूल की जो थिकनेस है वो जो प्लेट की आपकी थिकनेस होती है उसके सेम होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीयरिंग ऑफ द प्लेट बिटवीन द होल्स इज टेकन व्हेन। आपसे ये पूछा गया है छेदों के बीच प्लेट का फटना तब लिया जाता है जब, जो भाई आपके प्लेट जो टीयर होती है वो बिटवीन होल्स वो कब होती है ये बताना है। जब वो बहुत जो आपके होल हैं किसी भी प्लेट में आप पास में कर दोगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपने आपका एक होल ये है, एक होल ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने एक होल यहाँ बना दिया, एक होल यहाँ बना दिया, तो हो सकता है ये आपकी क्या हो जाए भाई, टीयर हो जाए, फट जाए प्लेट। तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। आप और भी पढ़ सकते हैं व्हेन होल इज टू नियर द एज, जब एज के पास में, एज मतलब किनारा होता है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं छेद किनारे के बहुत करीब हो, या कीलक का व्यास बहुत छोटा हो। कीलक मतलब भाई यहाँ रिविट, रिविट का व्यास बहुत छोटा हो। रिविट और प्लेट विभिन्न धातुओं के होते हैं, तो भाई ये सारे गलत हैं। जब आप दो छेद पास में कर देते हैं तो उसकी क्या टीयर होने की संभावना ज़्यादा होती है। टीयर का मतलब क्या होता है, फटना, वो प्लेट फट सकती है। और भाई ये तो आपकी थोड़ी कॉमन चीज़ें हैं, तो आप इनको आराम से इन्हें समझ सकते हैं और आराम से इनका राइट आंसर भी लगा सकते हैं।
छिद्रों के बीच की प्लेट का फटना तब होता है जब वे एक दूसरे के बहुत निकट हों। यदि छेद किनारे के बहुत पास हो तो प्लेटों के किनारों को रिवेट छेद के बीच की प्लेट फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीयरिंग ऑफ प्लेट बिटवीन द एज ऑफ द प्लेट एंड रिवेट होल टेक्स प्लेस व्हेन। आपसे ये पूछा गया है प्लेट के किनारे और रिवेट छेद, भाई कीलक आप समझ नहीं पा रहे होंगे तो इसका मतलब होता है रिवेट, ठीक है। प्लेट के किनारे और रिवेट छेद के बीच प्लेट का फटना तब होता है, भाई देखो प्लेट का किनारा ये है और आपका रिवेट छेद अगर आपने यहाँ लगा दिया तो कब फटेगा, वे एक दूसरे के निकट हों, छेद किनारे के बहुत करीब हो। तो भाई छेद किनारे के बहुत करीब होगा तभी तो भाई यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, द होल इज टू नियर द एज। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लैप जॉइंट इफ द प्लेट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। लैप जॉइंट आप जानते हैं भाई, लैप जॉइंट क्या होता है, ठीक है। जो आपका लैप जॉइंट होता है, इफ द प्लेटेड आर कनेक्टेड टू ईच अदर व्हेन द जॉइंट इज मेड विद ओनली वन रो ऑफ रिवेट देन इट इज कॉल्ड डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। आपसे ये पूछा गया अगर प्लेट को ऐसे रख कर आप इसमें एक रो में रिवेट लगा दें, ठीक है, एक रो में रिवेट लगा दें तो आप इसको डबल रिवेटेड लैप जॉइंट बोलते हैं। भाई नहीं बोलेंगे, ये सिंगल रिवेटेड जॉइंट है। डबल में होता तो हम डबल में बनाते, वो डबल में होता तो भाई इसको सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट बोलेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। लैप जॉइंट में यदि प्लेट एक दूसरे से जुड़ी हो तब रिवेटेड जोड़ केवल एक पंक्ति में हो, मतलब एक ही रो में हो, जैसे कि हमने बनाया, ठीक है। आपका किस रो में हो, सिर्फ एक रो में हो और ऐसे आप यहाँ पर रिवेट कर दें और आप दो रो में रिवेट करेंगे तो वो डबल रिवेटेड होता है, ये को इसको बोलते हैं सिंगल रिवेटेड, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लैप जॉइंट के लिए यदि प्लेट को रिवेट के केवल एक पंक्ति का उपयोग करके कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है तो इसे सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जोड़ को उसमें रिवेट की पंक्तियों की संख्या के अनुसार डबल रिवेटेड, ट्रिपल रिवेटेड आदि, मतलब जितनी पंक्ति होंगी, अगर 3 पंक्ति होंगी तो ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट हो जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। A joint is said to be double riveted, triple riveted according to the number of sheet used। आपसे ये पूछा गया है आपका जो जॉइंट है वो बोला जाएगा कि ये सिंगल रिवेटेड जॉइंट है, ये डबल रिवेटेड जॉइंट है, ये ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट है कि उसमें कितनी सीट यूज की गई हैं, मतलब कितनी सीट को आपने कनेक्ट किया है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे कि मैं एक मिनट, सपोज आपकी ये भाई 2 प्लेट हैं, ठीक है, आपकी ये 2 प्लेट हैं। अगर भाई मैं यहाँ एक ही रो में इनको रिवेट करूँगा तो ये सिंगल रिवेटेड, अगर मैं यहाँ भी रिवेट लगा दूँ, इस रो में भी रिवेट लगा दूँ, ये डबल रिवेटेड, और मैं एक अगर ये प्लेट बड़ी होती और मैं यहाँ भी रिवेट लगा देता तो ये ट्रिपल रिवेटेड। तो ये किस पे किया जाता है, मतलब हम सिंगल रिवेटेड जॉइंट, ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट, ट्रिपल रिवेटेड जॉइंट, ये किसके बेसिस पे बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू द रिवेट ऑफ द रो ऑफ द रिवेट्स, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी भाई यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये हिंदी में दिया हुआ है सेम, तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेथ एल ऑफ ओवरलैप ऑफ सीट इज इक्वल टू when d is diameter of a rivet in case of single riveted joint। आपसे ये पूछा गया है सीट के ओवरलैप की चौड़ाई L के बराबर होती है जब D सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट के मामले में रिवेट का व्यास होता है। कितना होता है भाई? 3D, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। लैप जॉइंट के लिए यदि प्लेट को रिवेट के लैप जॉइंट के लिए यदि प्लेट को रिवेट की केवल एक पंक्ति का उपयोग करके कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है तो इसे सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट कहा जाता है। ओवरलैप एल की चौड़ाई, जो आपकी ओवरलैप एल की चौड़ाई होती है वो 3D के बराबर होती है। डी क्या होता है? आपके रिवेट का व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जिगजैग लैप जॉइंट फॉर्मेशन P, in zigzag lap joint formation when P is the pitch between the rivet and the distance between the row of the rivet should be less than। हिंदी में देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। जिगजैग लैप जॉइंट फॉर्मेशन में जब P रिवेट के बीच की पिच होती है और रिवेट के पंक्तियों के बीच की दूरी कम से कम कितनी नहीं होनी चाहिए ये बताना है। तो भाई इसका जो राइट आंसर यहाँ पर आपका होगा
वो होगा 0.6p, और p यहाँ डिनोट कर रहा है पिच को, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका इन बट जॉइंट। भाई जॉइंट आपके मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैप जॉइंट, एक होता है बट जॉइंट। इन बट जॉइंट वन स्ट्रैप इज यूज्ड, द थिकनेस वेरीज बिटवीन। बट जॉइंट में जब एक स्ट्रैप का उपयोग किया जाता है, ठीक है, देखिए आपका ये दो प्लेट हैं, ठीक है, ये दो प्लेट हैं, और मैं अब इनको मैंने ओवरलैप नहीं किया, ठीक है, उसमें ये तो बट जॉइंट है, हम उसमें कैसे कर रहे थे उसमें बता देता हूँ। उसमें क्या कर रहे थे, हम इनको ओवरलैप कर रहे थे, तो हम यहाँ रिवेट लगा देते थे तो ये जुड़ जाती थी फिर, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने इनको ओवरलैप नहीं किया। अब यहाँ हम कहाँ रिवेट लगाएंगे, तो यहाँ रिवेट लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ऐसे करके इसके स्ट्रिप लगाते हैं, तो हम यहाँ रिवेट लगाते हैं और यहाँ रिवेट लगाते हैं। इस तरह के बट जॉइंट, इस तरह के जॉइंट को क्या बोला जाता है, इस तरह के जॉइंट को बोला जाता है बट जॉइंट। तो आपसे ये पूछा गया है इन बट जॉइंट व्हेन वन स्ट्रैप इज यूज्ड द थिकनेस वेरीज बिटवीन, जो आपकी थिकनेस है वो कितने से कितने वेरीज करती है, आपकी सिंगल स्ट्रिप लगाई जाती है, मतलब एक ही तरफ अगर लगाई गई है, तो वो है भाई आपकी T और 1.125 थिकनेस, ठीक है। यहाँ अगर ये T है तो ये कितनी हो जाएगी 1.125 T। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, एक बट जॉइंट में कनेक्ट की जाने वाली प्लेटों के किनारों को एक दूसरे से चिपकाया जाता है, किनारों को मतलब इस तरह से, ठीक है, और उनके बीच जोड़ को एक या दोनों तरफ बट प्लेट, भाई अगर हम इस तरफ बट प्लेट लगाएंगे, एक ही प्लेट लगाएंगे, तो उसे बोलेंगे सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट, और मैं अगर इसको पलट के दूसरी तरफ भी लगा दूं तो उसे बोलते हैं डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जोड़ बनाने के लिए रिवेट की कम से कम 2 पंक्तियां प्रत्येक कनेक्टेड प्लेट में आवश्यक होती हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब हमने ये स्ट्रैप तो लगा दिया, लेकिन भाई हमको इधर भी क्या करना पड़ेगा, इधर भी वो लगाना पड़ेगा हमको रिवेट, और इधर भी रिवेट लगाना पड़ेगा। अगर हम इधर रिवेट लगा देंगे और इधर नहीं लगाएंगे तो ये जॉइंट ही नहीं होगी, ये वाली तो फिर अलग निकल जाएगी। तो हमें इधर भी लगाना है, इधर भी हमें रिवेट लगानी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बट जॉइंट व्हेन 2 स्ट्रैप आर यूज्ड, जब हम 2 स्ट्रैप यूज करते हैं, मतलब ऐसे आपका है, आपने इधर भी लगा दी और इसको पलटा के दूसरी तरफ भी लगा दी, तब आपकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो कितने से कितनी होती है जब हम यूज किया जाता है, तो भाई वो है आपकी 0.7 थिकनेस, ठीक है, और 0.8 थिकनेस। इतनी अगर इतने से इतनी वेरी करती है तब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ हिंदी में दिया हुआ है, इतना फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्लैट एंड्स ऑफ अ बॉयलर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बल्गिंग आउट एंड स्ट्रेंथेंड बाय मीन्स ऑफ, बॉयलर के सपाट सिरों को बाहर निकलने से रोका जाता है और फिर डैश के माध्यम से मजबूत किया जाता है। किसके माध्यम से मजबूत किया जाता है, तो भाई वो किया जाता है आपका गसेट स्टेज के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, गसेट स्टेज। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में ये गलत है तो इसे भाई मत देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वेल्डिंग ऑफ टू मेटल पार्ट्स, जब आप 2 मेटल पार्ट्स को वेल्ड करते हो, आर कैरिड आउट बाय हीटिंग द पार्ट एट जॉइंट अप टू प्लास्टिक कंडीशन एंड देन जॉइंट टूगेदर बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर, इट इज नेम्ड एज फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। जब दो धातु भागों की वेल्डिंग को प्लास्टिक की स्थिति में जोड़ों को गर्म करके किया जाता है और फिर बाहरी यांत्रिक दबाव डालकर एक साथ जुड़ जाता है, तो इसको फ्यूजन वेल्डिंग कहा जाता है। तो भाई ये गलत है, इसको फ्यूजन वेल्डिंग नहीं कहते हैं। जब 2 धातु भागों को वेल्डिंग की प्लास्टिक की स्थिति तक जोड़ों को गर्म करके किया जाता है और फिर एक्सटर्नल फोर्स दबा के उसे जोड़ा जाता है, तो इसे बोला जाता है प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। प्रेशर वेल्डिंग या फोर्ज वेल्डिंग बोला जाता है, ठीक है। पहले तो आपने जैसे 2 पार्ट को आपको जोड़ना है, 2 पार्ट को आपको वेल्ड करना है। पहले तो हम इसे गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जब ये गर्म हो जाते हैं
तो हम इनको इनके इधर से फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स लगाएंगे, और दोनों तरफ से जब इन्हें गर्म करके फोर्स लगाते हैं तो ये चिपक जाते हैं, और प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाते हैं जिससे ये चिपक जाते हैं, फिर छूटते नहीं हैं। तो इस तरह की वेल्डिंग को हम बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग या फोर्स्ड वेल्डिंग। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसको हम फ्यूजिंग वेल्डिंग नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिर खाली जगह, वेल्डिंग हैवी करंट इज पास थ्रू द जॉइंट विच गेट मेल्ट, वेल्डिंग इज अंडर एक्सटर्नल प्रेशर। वेल्डिंग में हैवी करंट को जोर से गुजारा जाता है और पिघल जाता है, और वेल्डिंग बाहरी दबाव में होती है। कौन सी वेल्डिंग होती है भाई? इस वेल्डिंग का नाम है स्पॉट वेल्डिंग। हिंदी में भी स्पॉट वेल्डिंग को स्पॉट वेल्डिंग कहा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग ओनली फ्यूजन वेल्डिंग टेक्स प्लेस। इनमें से कौन सी वेल्डिंग सिर्फ फ्यूजन वेल्डिंग की वजह से होती है? तो वो है आपकी आर्क वेल्डिंग। ठीक है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं फ्यूजन वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग। भाई दोनों सेम है यार, हिंदी इंग्लिश में तो इतना फर्क नहीं है। आप इस सिंबल्स को भी पढ़ सकते हैं, सॉरी इन एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। अब भाई हम कुछ सिंबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या सिंबल्स होता है, और बहुत सारे सिंबल यूज किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप अपने यूपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे इन सिंबल्स को, तो और देखो इन सिंबल्स को मैंने हिंदी में नहीं लिखा है क्योंकि हिंदी में भी सेम मतलब एक समान नाम होता है। अगर आप उसको बेल्ट टाई फिलेट बोलते हो तो आप हिंदी में भी यही पढ़ोगे, और अगर हिंदी में भी नाम होगा तो बहुत अजीब सा होगा। तो भाई मैंने यहाँ पर इन सिंबल्स के नाम सिर्फ इंग्लिश में लिखे हैं। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सिंबल बेल्ट टाइप फिलेट के लिए होता है, मतलब कौन सा सिंबल ये दर्शाता है कि जो आपकी ये फिलेट है ये कैसी है, ये बेल्ट टाइप फिलेट है। अगर कोई सिंबल बना होगा, अगर ये सिंबल बना है तो हम बता देंगे भाई ये आपकी बेल्ट टाइप फिलेट है। आपका ये सिंबल दिया है, एक ये सिंबल दिया है, एक ये सिंबल दिया है, और एक ये सिंबल दिया है। तो भाई देखो जो आपका ये वाला सिंबल है ना, ये दर्शाता है आपका कि ये आपकी एक बेल्ट टाइप फिलेट है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिंबल फॉर सीम वेल्डिंग। आपकी एक सीम वेल्डिंग होती है, सीम वेल्डिंग के लिए भाई आपका ये वाला सिंबल होता है। ये आप सिंबल भाई या तो बना लीजिए या इनके एसएस ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ बेल्ट टाइप यू वट। आपकी बेल्ट टाइप यू वट के लिए कौन सा सिंबल होता है ये आपको बताना है। तो बेल्ट टाइप यू वट के लिए भाई जो आपका सिंबल होता है वो ऐसा होता है, यू और फिर बेल्ट का कुछ इस तरह से साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल फॉर बेल्ट टाइप बी वट। बेल्ट टाइप बी वट के लिए कौन सा यूज होता है ये आपको बताना है। तो भाई वो बी और फिर जैसे हमने बताया, देखो उसमें तो इस तरह से था जो हमने पहले सिंबल पढ़ा है, इसमें इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिंबल फॉर बेल्ट टाइप डबल बी वट। बेल्ट टाइप डबल बी वट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। तो भाई एक बी ऐसे और एक बी ऐसे, अगर डबल बी है फिर ऐसे और ऐसे, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। डबल बी वट, ठीक है, दो बी बन रही है ना, एक बी ऐसे एक बी ऐसे, फिर ऐसे हो रहा है फिर ऐसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल फॉर स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग का कौन सा सिंबल होता है ये आपके दिए हुए हैं। तो भाई ये आपका जो गोल होता है, स्पॉट का मतलब भाई कोई धब्बा हो, मतलब एक दाग गोल गोल कोई धब्बा सा लग जाता है, कहते हैं एक स्पॉट लग गया, तो स्पॉट गोल ही लगता है, तो भाई उसको हम स्पॉट वेल्डिंग बोलते हैं। तो आप इस तरह से भी अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल फॉर बेल्ट टाइप डबल यू वट। जैसे कि भाई बेल्ट टाइप बी के लिए इस तरह से था, तो यू के लिए इस तरह से हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल फॉर बेल्ट टाइप बेवल बट। यहाँ पर बेवल बट के लिए पूछा गया है, तो बेवल बट के लिए जो राइट होगा वो इस तरह से होगा। बेवल में बी आ रहा है ना, तो आप थोड़ा सा इससे कहीं ना कहीं लगा सकते हो। बेवल में बी आ रहा है तो बी इस तरह की होती है, 22 वाली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल फॉर एज वेल्डिंग। एज वेल्डिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है। तो भाई ये तो आपका किसके लिए होता है, अभी हमने पढ़ा है, ये आपका किसके लिए होता है, बेवल बट के लिए होता है। ये डबल यू के लिए होता है, ये डबल बी वट के लिए होता है, तो ये ही होगा आपका। ठीक है,
ये किसके लिए होता है, ये सिंबल होता है आपका किसके लिए, एज वेल्डिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्ट्रेट लाइन विच आर ड्रॉन फ्रॉम वेरियस पॉइंट ऑन द कॉन्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू मीट अ प्लेन आर कॉल्ड। आपसे ये पूछा गया है किसी समतल से मिलने के लिए किसी वस्तु के समोच्च पर विभिन्न बिंदुओं से खींची गई सीधी रेखाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो उनको बोलते हैं प्रोजेक्टर। ऑप्शन बी भाई आपका सही हो जाएगा। भाई इस पार्ट का, इस वीडियो के सेकंड पार्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने फर्स्ट पार्ट में 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, सेकंड पार्ट में भी हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब इस सब्जेक्ट का लास्ट पार्ट आएगा जिसमें हम 43 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टोटल हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के 123 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, जो कि पूरा इसको सिलेबस को कंप्लीट कर रहा होगा, तो उस वीडियो को भी जरूर देखना। लास्ट क्वेश्चन है, when the projectors are parallel to each other and also perpendicular to plane the projection is called। कौन से प्रोजेक्शन कहलाते हैं, परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन कहलाते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहलाते हैं, या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, या ऑर्थोग्राफिक, तो उनको बोलते हैं भाई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। हिंदी में भी भाई इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ही बोला जाता है। जब प्रोजेक्शन एक दूसरे के समांतर होते हैं और समतल के लंबवत होते हैं तो ऐसे प्रक्षेप को कहा जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो भाई यहाँ पर हमारा ये वीडियो, इस वीडियो का सेकंड पार्ट हम खत्म करते हैं, जल्दी थर्ड पार्ट आएगा। और भाई हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो थर्ड पार्ट आ चुका होगा। इतना कंफर्म है कि आपके पेपर होने से पहले थर्ड पार्ट 100% आ जाएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। आपसे मुलाकात होगी इस सब्जेक्ट के थर्ड पार्ट में।